हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूबी। आज हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना था कि आपकी मैप वीडियो अलग से आएगी। इस चैप्टर के बाद ही मैं उसे अपलोड कर दूँगी। फिर आपकी जो कार्टून्स की वीडियो है, इसमें जितने भी कार्टून्स हैं उसको हमने कवर किया है, उसकी भी अलग से वीडियो आएगी। एक जो मेन चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आपका जो 4th चैप्टर था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, उसमें एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ था जिसमें कारगिल वॉर को कवर किया था। लेकिन मैंने ना उसको मुझे वो डीपली पढ़ाना था, मुझे वो डीपली डिस्कस करना था, अच्छे से डिस्कस करना था। इसलिए मैंने उसको एक अलग वीडियो में रखा है जो आपको मैप के साथ मिल जाएगा। मतलब 2 वीडियोस इसके अलावा आपको मिलेंगी। एक वीडियो में मैप एंड कारगिल वॉर होगा, दूसरे में आपका कार्टून वाला पोर्शन होगा। तो जो मैप वाली वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। जो कार्टून्स वाला वीडियो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही है मेनली। बाकी इट्स अप टू यू कि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं कारगिल वॉर पर अलग से वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि एज़ एन इंडियन वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट था हम लोगों के लिए। तो हम सभी को इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर। और देखिए धीरे धीरे करते हुए हमने अपनी बुक फिनिश की है। सो कांग्रेट्स टू यू, कांग्रेस टू मी। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर के नेम का मतलब समझेंगे। देखिए, रिसेंट डेवलपमेंट से मतलब ये नहीं है कि अभी का टाइम कि 2024-23 में क्या हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में। नहीं, हम कहाँ पहुँचे थे किताब में, अपनी बुक में कहाँ चल रहे थे हम कि भाई इंदिरा गांधी जी मिनिस्टर बन चुकी थी, ठीक, इमरजेंसी लग चुकी थी, उन्होंने अपनी डिफीट भी देख ली थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड में चल रहे हैं। तो 1980s टू 1990s वाला टाइम पीरियड है हमारा। वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए थे फ़िलहाल में, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों हम उन डेवलपमेंट्स को पढ़ें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो? इतने इम्पॉर्टेंट है वो, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन डेवलपमेंट की वजह से जो चेंजेस हुए थे ना, वो हम अब भी फील करते हैं, अब भी देखते हैं अपने आसपास की पॉलिटिक्स में। इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट हुआ। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s। जिन लोगों ने ये बुक मेरे साथ ख़त्म की है उन्हें पता होगा कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ये टर्म इसी बुक में इससे पहले 2 बार यूज़ हो चुका है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस में आपको हर टर्न पर मिलेगा, आपको हर स्टेप पे मिलेगा। साथ में ये आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, किस सिचुएशन में लिया गया, किस सर्कमस्टेंसेस में लिया गया। अगर आपको उसकी सिचुएशन ही नहीं पता, उसकी सर्कमस्टेंसेस ही नहीं पता, तो आप इस डिसीजन को किस बिहाफ पर जज करोगे। आप आए, आपने सिर्फ डिसीजन सुना, हाँ ठीक है ये गलत डिसीजन है, आपने जस्ट आंसर किया ये गलत डिसीजन है या राइट डिसीजन है, विदाउट आपने ना उसकी सिचुएशन देखी, ना सर्कमस्टेंसेस देखी। हाँ, डिसीज़न राइट रॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक कोशिश की जानी चाहिए आसपास के कॉन्टेक्स्ट को जानने की, आसपास के सर्कमस्टेंसेस को जानने की। आई होप कॉन्टेक्स्ट वर्ड आपको क्लियर हो गया हो। कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ क्लियर कीजिए उसे, बिकॉज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मैं इस वर्ड पे इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि बार बार आएगा, कब तक आप इसको इग्नोर करते हुए चलोगे। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s हम जानेंगे। देखिए, होता ये है कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली में वो एक मर्डर होता है, ठीक है। इस केस को हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो जाता है। तो उनके जो बेटे हैं राजीव गांधी,
जो राजीव गांधी हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने अपने फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन लड़े 1984 में। वो क्या करते हैं, 1984 में राजीव गांधी जी अपने पहले लोकसभा के इलेक्शंस लड़ते हैं। उस इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, उनके अंडर, उनकी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। इनफैक्ट उस पार्टी ने उस टाइम पे 415 सीट्स ली थी, ठीक है। और वहीं जब हम आगे चलेंगे तो बहुत चेंज देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर में 5 मेजर डेवलपमेंट्स पढ़ने वाले हैं, एकदम एक्सप्लेन, एकदम ब्रीफ लेवल पर। ओके, तो हमारा जो पहला डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो था कि 1984 में राजीव गांधी जी ने 415 सीट्स ली। वहीं 1989 में हम क्या देखेंगे कि उसी सेम पार्टी ने 197 सीट्स ही ली। कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई, फर्स्ट टाइम हुआ है। पहला डेवलपमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले डेवलपमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की डिफीट होना। तो इसमें कौन सी नई बात है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है। हमने कांग्रेस की डिफीट इससे पहले के चैप्टर्स में देखी है, नई बात है, आपने देखा है। लेकिन क्या इतना बड़ा डिफरेंस देखा है आपने सीट्स में, वो भी सिर्फ एक इलेक्शंस के दौरान ही, सिर्फ एक इलेक्शन का डिफरेंस है और इतना ज़्यादा सीट्स का डिफरेंस। दूसरी चीज़ कि आपने उसकी डिफीट को सिर्फ स्टेट लेवल पे देखा, 2-3 स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, बाकी वो हर बार सेंट्रल लेवल पर अपनी गवर्नमेंट बना लेती थी, मैनेज कर लेती थी। इस चीज़ को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया कि यहाँ से एंड हो गया, किस चीज़ का, कांग्रेस सिस्टम का एंड हो गया यहाँ से, कोलैप्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम। यह आपका फर्स्ट डेवलपमेंट था, ठीक है। अब देखिए मैं कांग्रेस सिस्टम को समझा देती हूँ कि कांग्रेस सिस्टम होता क्या है। कांग्रेस सिस्टम होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले जो कांग्रेस थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, कितनी लार्जेस्ट पार्टी थी, वो अब भी थी लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, वो अब भी इम्पॉर्टेंट है, वो अब भी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी वो अब भी इम्पॉर्टेंट है। बट जिस टाइप की सेंट्रलिटी वो पहले एंजॉय करती थी उस टाइप की सेंट्रलिटी वो अब एंजॉय नहीं करती। तो देखिए कांग्रेस सिस्टम क्या होता है कि कांग्रेस में डिफरेंट टाइप्स के लोग थे जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, उनकी सोच अलग थी, उनकी वैल्यूज़ अलग थी, उनके काम करने का तरीका अलग था, उनके रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है। उसके बावजूद वो एक पार्टी में थे, डिफरेंट पार्टीज इसके अंदर थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर थी। इस पूरे को क्या बोला गया, कांग्रेस सिस्टम। कि अपोजिशन बाहर से आने की ज़रूरत ही नहीं थी, उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन मिल जाती थी। कोई बाहर से क्या अपोजिशन पार्टी कोई क्वेश्चन करेगी, अंदर ही वो क्वेश्चन, डिबेट्स, डिस्कशन इतने चलते रहते थे कि बाहर वालों के लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो उस चीज़ को कांग्रेस सिस्टम बोला गया, जो कि अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, इस चीज़ को इसी चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी स्प्लिट होती गई। पहले ही हम देख चुके हैं कांग्रेस पार्टी 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर में। इंदिरा गांधी जी एंड सिंडिकेट वाले पार्ट में हमने देखा कि कांग्रेस ओ को कौन लीड कर रहा है, सिंडिकेट लीडर्स। कांग्रेस आर को कौन लीड कर रहा है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद भी यहाँ तक कांग्रेस नहीं रुकी, इसमें अंदर ही अंदर स्प्लिट्स चलती रहीं, दरारें चलती रहीं। और इसी को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने नाम दिया कि इतना सीट डिफरेंस, इतनी कम सीट्स मिली हैं इनको, अभी तक कभी नहीं मिली इतनी कम सीट्स। और इसी को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बोला कि डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी, कोलैप्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये आपका फर्स्ट डेवलपमेंट है। आई होप आपको फर्स्ट डेवलपमेंट आपका क्लियर हो गया होगा 1990s का। नाउ हमारा सेकंड डेवलपमेंट है जो हुआ था कि देखिए हमने देखा 1984 में किसकी गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस की, राजीव गांधी जी के अंदर। 1989 में तो कांग्रेस हार गई, तो कौन बना, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है 1989 में। होता यह है कि मंडल कमीशन, मैं सेकंड पॉइंट बताने जा रही हूँ आपको, सेकंड डेवलपमेंट बताने जा रही हूँ। मंडल कमीशन, इस नाम से क्या जानते हो आप,
देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे जाएं तो हम दो नाम को जानते हैं। फर्स्ट, मुस्लिम लीग। ये माना जाता था उस टाइम पे कि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदूज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, माना जाता था। एक एजम्पशन था। ऐसा था या नहीं था वो बात अलग है, लेकिन ये लोगों का एजम्पशन था, या आप इसको सुपरस्टिशियस व्यूज़ भी कह सकते हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ हिंदूज़ के लिए नहीं थी, उसमें खुद ही अंदर जो इतनी बड़ी पार्टी है उसके अंदर काफ़ी सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं। हाउ कैन यू से डैट कि वो हिंदूज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी सिर्फ, ठीक है। तो ये माना जाता था उस टाइम पर। अब देखिए, मंडल कमीशन ठीक उसी तरीके से ये माना गया कि ओबीसीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मंडल कमीशन जो है नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के सामने बोलता है कि वैसे तो ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लास जो है, जो कि एससीज और एसटीज से अलग होती है, ठीक है, इनको भी काफ़ी टाइप की बैकवर्डनेस झेलने को मतलब झेलनी होती है, झेल रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। तो हमें ज़रूरी है कि इतना बड़ा लार्जेस्ट सेक्शन ये ओबीसी कवर करती है, तो हम इस पे फोकस करें, इसकी बैकवर्डनेस को कम करें। तो इस लैंड रिफॉर्म्स करनी चाहिए, हमें जॉब रिजर्वेशन करना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर इसकी सीट्स जो है रिजर्व करनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए हम एक डिमांड रखते हैं, एटलीस्ट आप एक डिमांड फुलफिल कीजिए। वो क्या थी कि आप जॉब रिज़र्व कीजिए सेंट्रल लेवल पर। किस लिए? किसके लिए? ओबीसीज़ के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। तो होता ये है कि जो इसके फेवर में होते हैं कि हाँ भाई इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो इसके अपोनेंट्स होते हैं कि क्यों मिलना चाहिए, ऐसे तो सबको मिलना चाहिए। फिर कौन बचा? एससीज हो गई, एसटीज हो गई, ओबीसीज हो गई, दलित्स हो गए, फिर कौन बचा? जनरल वाले बच्चे, इनको भी कराओ। मतलब कुछ अपोनेंट्स थे, कुछ फेवर में थे, तो उन दोनों के बीचों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, वायलेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। उस चीज़ को क्या बोला गया? मंडल इशू। सेकंड डेवलपमेंट क्या? मंडल इशू। सेकंड डेवलपमेंट का नाम ही मंडल इशू रख दिया है। गॉट इट? पहले का नाम क्या है? पहले डेवलपमेंट का डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी या कोलैप्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सेकंड का मंडल इशू, राइज ऑफ मंडल इशू। गॉट इट? नाउ हम अपने थर्ड डेवलपमेंट पे चलते हैं। देखिए, थर्ड डेवलपमेंट में 1991 की बात कर रही हूँ। राजीव गांधी जो थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो नई पॉलिसी लाते हैं, डैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आप कहिए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, काफ़ी सालों से जो चला आ रहा था कि हाँ हमें एग्रीकल्चर पर रिलाई रहना है, डिपेंड रहना है, या हमें इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंड रहना है, या हमें दोनों पे फोकस करना है। तो उन सब चीज़ों से हटकर एक नई चीज़ लाई गई, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई राजीव गांधी जी के द्वारा 1991 में, जिसको आप एलपीजी बोल सकते हो। एलपीजी से मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा एस्पेक्ट बोल सकते हो। कंप्लीटली नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली एलपीजी उसी टाइम पे आ गई थी। नो, यू कैन से दैट कि एलपीजी पॉलिसी उसी टाइम पे आ गई थी। आप कह सकते हो एक छोटे एस्पेक्ट पर आपको ये देखने को मिलेगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैं इस चीज़ को पढ़ाती अभी, लेकिन अभी ये आपके चैप्टर में नहीं है, उसको अभी रहने देते हैं। अब होता यह है कि कोई भी आप नई चीज़ करोगे उसके क्रिटिसाइज पहले ही आ जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं कि नहीं गलत हो रहा है, इससे हम और नीचे जाएंगे, कंट्री प्रॉस्पेरिटी एकदम नीचे चली जाएगी, कंट्री प्रॉस्पेरस नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं करेगी अपना, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट राजीव गांधी जी के बाद बनती हैं, ठीक है, उन सभी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया था। ये आपके 3 डेवलपमेंट हैं। ओके, नाउ 4th डेवलपमेंट पे चलते हैं हम। मैं अब नोट्स का आप ले लेना स्क्रीनशॉट, बट अभी पहले हम समझ लेते हैं वन मेन थिंग जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी कवर नहीं हो रही है आपसे, मतलब
इधर इस वीडियो से, तो ऐसा नहीं है मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। लेकिन सब कुछ नोट से कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मैं जो चीज़ें बोलती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं लिखती भी हूँ यहाँ पर, चाहे तो उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है आपकी, कोई भी लाइन स्किप नहीं की जा रही, एक सिंगल लाइन भी नहीं स्किप की जा रही। साथ के साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखता है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप जो भी कर रहे हो। मैं चीज़ें बाद में इसलिए नहीं बोलती, बाद में स्किप हो जाता है मेरे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ डेवलपमेंट। फोर्थ डेवलपमेंट क्या था हमारा, देखिए फोर्थ डेवलपमेंट था, इस फोर्थ डेवलपमेंट को हम बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट से जानते हैं, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। देखिए इसकी स्टोरी सभी जानते हैं, अभी श्री राम मंदिर बना है। देखिए होता ये है कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दिस इज़ यूपी, यहाँ पर अयोध्या है, ठीक है। अयोध्या में एक राम मंदिर था पहले, सबसे पहले होता ये है कि जो मुग़ल शासक थे, मुग़ल एम्परर थे, जिनका नाम था बाबर, तो उनके एक जनरल थे जिनका नाम मीर बाकी था। उन्होंने क्या किया, इस मंदिर को तोड़ दिया और यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया। तो काफ़ी लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं कि एक मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनवाना, दिस इज़ रॉन्ग, और इसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट उस टाइम पर हो रहे थे। तो ये मतलब ये डिस्प्यूट उस टाइम पर राइज हुआ था, ये फोर्थ डेवलपमेंट में आ जाएगा। इसको आप बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के नाम से डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। साथ के साथ फोर्थ डेवलपमेंट में आप रुकिए 2 मिनट, ये जो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट है, आप इस नाम से भी फोर्थ डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो राइज हुआ था, उद्भव हुआ था कुछ टर्म्स का, जैसे कि सेक्युलरिज्म। उस टाइम पर इस टर्म पर बहुत चर्चा हो रही थी। सेकुलरिज्म हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारी जो कंट्री है वो सेकुलराइज्ड है, मीन्स हमारी कंट्री में सभी तो ये जो सेकुलरिज्म टर्म है, इसका मतलब होता है कि हमारी कंट्री में जितने भी रिलीजन हैं उन सभी को इक्वल माना जाएगा। हम अपनी सिटीजनशिप सिर्फ उस पर्सन को नहीं देंगे जो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। भाई तुम हिंदू के हो तभी हमारे सिटीज़न माने जाओगे, या तुम मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम सिटीज़न माने जाओगे, नहीं। इसके बिहाफ पे हम किसी को सिटीज़न जो है डिक्लेयर नहीं करते हैं इंडिया का, ठीक है। ना ही हम किसी रिलीजन के डिपेंडेंसी पर ये बोलते हैं कि इस रिलीजन का बंदा सुपीरियर है और दूसरे का इन्फीरियर है। गॉट इट। तो इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। तो इसका राइज भी आप लिखोगे फोर्थ जो आपका डेवलपमेंट है उसमें, ठीक है। साथ में आपका आएगा राइज ऑफ बीजेपी विद हिंदुत्व। हिंदुत्व की फिलॉसफी कौन लेके आता है, हिंदुत्व की थ्योरी कौन लेके आता है, बीजेपी लेके आती है। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए वो हिंदुत्व की फिलॉसफी को लेके आती है। बीजेपी को सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका राइज भी इसी टाइम पर हुआ था। अभी हम इसको इतने ही लेवल पे पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर में हम इन सभी डेवलपमेंट्स को 5 के 5 डेवलपमेंट्स को ब्रीफ लेवल पर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो फिफ्थ डेवलपमेंट है, फिफ्थ चेंज है, वो है कि राजीव गांधी जी का मर्डर। राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है। कब होती है? मई 1991 में होती है। कैसे होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक ग्लिम्स के लिए, एक झलक के लिए हम बता देते हैं कि राजीव गांधी जी जो थे वो तमिलनाडु गए थे अपने कैंपिंग के लिए, इलेक्शन कैंपिंग के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। तो जो श्रीलंकन तमिल हैं,
मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्प्यूट चल रहे थे, वो लोग इनको मतलब गलत टाइप से देखते थे, मतलब काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे थे जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल में से किसी ने इनको जो है मतलब इनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, होता ही है कि राजीव गांधी जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो राजीव गांधी जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है नरसिम्हा राव, और वो सेम पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, वो पॉलिसी जो राजीव गांधी जी ने 1991 में लाई थी, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि फिफ्थ में क्या चेंज दिखा आपको, फिफ्थ में कौन सा डेवलपमेंट देखने को मिला? फिफ्थ में डेवलपमेंट देखने को मिला कि कैसे जो है कांग्रेस की लीडरशिप चेंज होती जा रही है। ठीक है, पहले जवाहरलाल नेहरू आए, फिर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई की हमें लड़ाई देखने को मिली, लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी बनती हैं, फिर उनके बेटे राजीव गांधी जी बनते हैं, फिर नरसिम्हा राव देखने को मिलते हैं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो एक चैलेंज जो है उसको मिलता रहा अपनी लीडरशिप का, कि इसके बाद कौन, इसके बाद क्या, इनके बाद क्या होगा। ठीक है, हर टाइम ये क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे से कांग्रेस को सॉल्व करती गई। अब हमारा टॉपिक है एरा ऑफ कॉलिजन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गठबंधन का समय, जो कि उसी टाइम पे हमको ज़्यादा देखने को मिला था। वैसे कॉलिजन को हम काफ़ी पहले इसी बुक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक झलक फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए 1989 में कांग्रेस की डिफीट हो जाती है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग होती है कॉलिजन के एरा की। गठबंधन देखने को मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, होता ये है कि 1989 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। हमने देखा कांग्रेस की डिफीट। हमने ये देखा 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, लेकिन ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी वो अकेली नहीं थी, अकेली पार्टी नहीं थी। समझ रहे हो आप? मीन्स अभी भी आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। कोई ऐसी पार्टी उस टाइम पे इलेक्शन जीत ही नहीं सकती थी, जो मतलब छोटी पार्टीज थी सभी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस की थी। ऐसी कंडीशन में कोई किसी दूसरी पार्टी का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये लोग कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में कॉलिजन था किसका? जनता पार्टी का। ठीक, प्लस जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, लोकल पार्टीज़ होती है उस एरिया की, उनका। ठीक है, लेकिन इनको जो है सपोर्ट मिल रहा था बाहर से भी, बाहर से सपोर्ट जैसे कि बीजेपी का मिल रहा था, प्लस लेफ्ट फ्रंट का मिल रहा था। बेशक इन में से किसी की भी राय एक दूसरे से नहीं मिलती है, सभी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, इनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, काम करने का तरीका एक दूसरे से नहीं मिलता। बीजेपी की जो हिंदुइज्म की फ़िलॉसफी थी वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हुए कोलाइड किया। क्यों? क्योंकि मोटिव तो हमारा एक ही है ना, कांग्रेस डिफीट। कांग्रेस तब भी हारेगी जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले कांग्रेस को हराना है, दुश्मन तो एक ही है, मोटिव तो एक ही है, तो ये कोलाइड होती है। गॉट इट? तो आपने देखा कॉलिजन में कितनी ताकत है कि 1989 में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। अब हमारा इसी में सब टॉपिक है, अब हमारा इसी में जो सब टॉपिक है एरा ऑफ कॉलिजन के अंदर ही हमारा एक टॉपिक है, दैट इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इसको समझते हैं कांग्रेस के डिक्लाइन को। देखिए, कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, हमने देखा 1989 में हारे, तो इसमें कौन सी नई चीज़ है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, हमने 1989 में देखा, लेकिन आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन होगा कि उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी कांग्रेस एक बार डूबी थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने फिर ऐसे स्लोगन्स निकाले, रिमूव पॉवर्टी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो काफ़ी कुछ किया उन्होंने। तो उसके बाद जो थी कांग्रेस सिस्टम ने, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पोजीशन रिस्टोर कर ली थी, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आगे भी वो रिस्टोर कर लेगी। यस, वो रिस्टोर कर लेगी। उसने कितना रिस्टोर किया वो आप आज के टाइम से
सकते हो कि बीजेपी कब से कहाँ, मतलब किस टाइम से स्टार्ट किया था रूल करना बीजेपी ने और कब तक कर रही है। ठीक है, उससे आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस कितना रिस्टोर कर सकती है। तो ये सच में कांग्रेस का डिक्लाइन था, ये सच में कांग्रेस की डिफीट थी। ठीक है, लेकिन डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस को आपको एसोसिएट करना चाहिए मल्टी पार्टी के साथ में, कि ठीक है कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, इसके साथ साथ मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलना। क्या मतलब, पहले भी तो हम काफ़ी सारी पार्टीज जो थे वो पॉलिटिक्स में देखते थे, पहले भी काफ़ी पार्टीज जो थी वो इलेक्शन लड़ती थी, अकेली कांग्रेस थोड़ी ना लड़ती थी इलेक्शन। यस यू आर राइट, कि हम पहले भी पार्टीज़ को देखते थे काफ़ी सारी, हम पहले भी पार्लियामेंट में काफ़ी सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को देखते थे। लेकिन डिफरेंस ये है कि पहले होता था कि अगर पब्लिक जो है, जैसे 500 पॉपुलेशन है वोटर्स की जो वोट देंगे, ठीक है, तो उसमें से होता ये था कि कांग्रेस ने 415 वोट्स ले ली, बाकी बची कुछ किसी एक पार्टी ने ले लिया। ठीक है, किसी भी एक पार्टी ने, सीपीआई वगैरह जो भी आपको सोचना है, ये कांग्रेस ने ले ली। तो आपने क्या देखा कि मतलब इतनी सारी और भी पार्टीज थी, उन्होंने एक भी वोट नहीं ली, 2-3 पार्टी और थी, उन्होंने एक भी वोट नहीं ली। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब साफ ये है कि पहले इतनी पार्टीज नहीं दिखती थी, पहले जो पार्टीज इतनी लेवल पर नहीं दिखती थी। अब क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम आया, 500 वोट है तो उसमें से भी 100 वोट्स 200 वोट्स डिवाइड होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज दिखेंगी, अपनी अपनी वोट्स के साथ में सभी के पास अपनी अपनी वोट्स होंगी। इनफैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, अब कुछ पार्टीज जिनको पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे, वो फिर भी खड़ी हो रहे हैं। क्यों खड़ी हो रही हैं, एटलीस्ट हम सामने वाले की वोट तो काट देंगे। देखते होगे आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में कि पार्टीज इसलिए खड़ी होती है कि एटलीस्ट हम सामने वाले की वोट काट देंगे। ठीक है, या उनको कोई अदर सपोर्ट करता है कि हाँ भाई तू खड़ा हो जा, इससे मेरा फ़ायदा होगा या उसका फ़ायदा होगा, कि वोट कट जाएंगी उसकी, मेरे अपोनेंट्स की या मेरे दुश्मन की या जो भी है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिला। साथ के आप कह सकते हो कि जो पार्टी सिर्फ ये माना जाता था कि वो वाली पार्टीज़ की वो तो सिर्फ स्टेट लेवल की हैं, वो सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ, स्टेट लेवल की पार्टीज़ को भी अब मौका मिलने लगा था सेंट्रल लेवल पर दिखने का, सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस लड़ने का। सेंट्रल लेवल से क्या मतलब है, जो पोस्ट होती है सेंट्रल लेवल पर पीएम की, ठीक है, होम मिनिस्टर की, एट्सेट्रा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलायंस पॉलिटिक्स। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, 90s को देखेंगे हम। 90s एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे पार्टीज आ रही थी, काफ़ी सारी पार्टीज आ रही थी, जो कैसे आ रही थी कि कोई दलित्स को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है, मतलब पार्टीज जो यूज़ करती हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को यूज़ कर रही है, चाहे कास्ट को यूज़ कर रही हैं, चाहे वो किसी की मजबूरी को यूज़ कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हैं खुद की पोजीशन स्ट्रेंथ करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, खुद को अच्छा समझाने के लिए। ठीक है, ये हम जानते हैं, ऑब्वियसली हर बच्चा जानता है पॉलिटिक्स का गेम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का गेम क्या होता है। ठीक है, तो कोई दलित्स के साथ, कोई ओबीसीज के साथ, कोई रिमूव पॉवर्टी के स्लोगन के साथ, सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ रही थी। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे इसी सिचुएशन में कि एक पार्टी आती है, दैट इज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो इन्हीं सभी चीज़ों को यूज़ करती है, इन्हीं सेक्शंस को यूज़ करती है अपने उठने के लिए। देखिए इसको हम क्लियर करते हैं। हमने अभी देखा कि 1984 में कांग्रेस पार्टी थी, 1989 में कांग्रेस हार गई, एक कॉलिजन गवर्नमेंट जीत गई, दैट इज़ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। लेकिन फिर 1991 में इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1996 में हम देखेंगे फिर से कांग्रेस हार जाती है और कौन सी पार्टी जीतती है। तब कांग्रेस हारी या नहीं इससे आपको क्लियर नहीं होगा 1996 के इलेक्शन से, वो आप अभी हम यहाँ समझेंगे।
तब देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जीतती है। देखिए मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि आपको 1996 के जो इलेक्शंस हुए थे उनसे ये नहीं पता चलेगा कि कांग्रेस हारी या जीती। वो इसलिए बोला क्योंकि यूएफजी को सपोर्ट कौन कर रहा था? खुद कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी यूएफजी को। व्हाट? यस, ठीक है, जनता दल भी कर रहा था, ठीक है, रीजनल पार्टीज भी कर रही थी, लेफ्ट फ्रंट भी कर रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ही नहीं था। क्यों नहीं था बीजेपी? बिकॉज देखिए, जो 1989 में एनएफजी जीती तब मोटिव क्या था? नन कांग्रेस। कुछ भी हो जाए, इस बार एक बार तो एटलीस्ट ऐसा टाइम आना चाहिए जब कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए पूरी तरीके से, हारनी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है, कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। तो तब सबके माइंड में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था कि कांग्रेस नहीं, बस कांग्रेस नहीं। तो सारी पार्टीज जितनी भी अपोजिट हो एक दूसरे से, कितनी भी डिफरेंस हो उनके बीच में, वो सभी साथ में आई ताकि कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस में ना जीते। ठीक उसी टाइप से 1996 में जो इलेक्शंस हुए थे, इन सभी का मोटिव क्या था? बीजेपी को इलेक्शंस नहीं जीतने देने हैं, क्योंकि इनके लिए अब खतरा बीजेपी बन गई थी। गॉट इट? तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पॉलिटिकल गेम होते हैं कि यही पार्टीज पहले इधर थी और यही पार्टीज अब इधर है। नो मैटर इनमें कितना भी डिफरेंस है, पहले ये दुश्मन थी, अब बताइए दोस्त बन गई। वाह, व्हाट, वेरी गुड। दोस्त दोस्त ना रहा। कहानी में ट्विस्ट आता है कि 1996 में मैं बोल रही हूँ आपसे, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, यस बनती है, लेकिन 1996 के इलेक्शन में जीता कौन था? सबसे मेजोरिटी पार्टी कौन थी? वो थी बीजेपी। व्हाट? तो फिर यूएफजी की गवर्नमेंट कैसे बनी? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट कैसे बनी? यस, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इसलिए बनी क्योंकि जितनी भी पार्टीज थी, जितनी भी पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने मना कर दिया बीजेपी को एज एन रूलिंग पार्टी एक्सेप्ट करने से। व्हाट? तो क्या हुआ? हम तो जीते हैं ना, हम तो रूलिंग पार्टी, मतलब हम तो रूल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये रूल होता है कि लोकसभा में रूलिंग पार्टी को जो जीता है, मतलब अगर उसको अपनी पार्टी मतलब उसे रूल करना है या उसे अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो उसको लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, वरना उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, वरना इलेक्शन फिर से प्रूव मतलब फिर से किए जाते हैं अगर वो अपनी मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाती है कोई भी पार्टी जीतने वाली। ठीक है, तो होता ये है, जब ये अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो वैसे बीजेपी को बुलाया गया था कि आप आइए अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव नहीं हुई, जिसकी वजह से बीजेपी अपनी गवर्नमेंट 1996 में फॉर्म नहीं कर पाती है। और होता यह है 1996 में एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, डेट इज़ यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये बीजेपी फिर से हार नहीं मानती है, ये लगी रहती है, अपनी मेहनत करती रहती है। आपको देखने को मिलेगा मई 1998 में ये अपनी गवर्नमेंट बनाती है और जून 1999 तक 1999 तक ये रूल करती है। लेकिन मैम 5 साल का होता है ये, तो है ना, 5 ईयर्स का होता है ये इनका टाइम पीरियड, इनका टेन्योर मीन्स कार्यकाल, काम करने का जो समय होता है, जो साल होती है काम करने की, सभी पोस्ट के लिए अलग होती हैं, वी नो। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं इनके, ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ 1 साल ही कंप्लीट हो पा रहा है। यस, ये फिर से अपनी मेजोरिटी खो देती है बीजेपी और फिर से पावर में नहीं मतलब यहाँ से उसकी पावर चली जाती है। होता ये है कि फिर से रीइलेक्ट होके आती है अक्टूबर 1999 में और अपना पूरा टेन्योर 5 साल का कंप्लीट करती है इस टाइम। अच्छा, इसके अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जिनको हम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, काफ़ी अच्छे लीडर हैं ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो अटल बिहारी वाजपेयी रही हैं। ओके,
आप देखोगे उस टाइम पे कि कॉलेजन इतना देखने को मिल रहा था कि टोटल 11 गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेंगी, 11 जो कि कॉलेजन गवर्नमेंट थी, किसी ना किसी के साथ उन्होंने संगठन किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सुनिए, जैसे कि नेशनल फ्रंट 1989, यूनाइटेड फ्रंट 1996 एंड 1997, एनडीए 1997, बीजेपी लीड कॉलिजन इन 1998, एनडीए इन 1999, यूपीए इन 2004 एंड 2009। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है, हम आगे इसको ब्रीफ लेवल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी ये चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, जिनके पास बुक नहीं है वो देख लें। ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो एकदम क्लियर कर देता है ये डिफरेंसेस को। ठीक है, जितनी भी कन्फ्यूज़न होती है ये उसको क्लियर कर देगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस चार्ट को अच्छे से देख लें, अच्छे से कर लें। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँगी। ठीक है, हम चैप्टर 6 में जाते हैं। चैप्टर 6 कौन सा था हमारा? क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एमरजेंसी का टाइम। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ था ना, वो पुअर पर्सन को हुआ था, मिडिल पर्सन को हुआ था, मिडिल क्लास पर्सन को हुआ था। ठीक है, ओबीसी एक लार्जेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टेड था इमरजेंसी से, या जो भी चीज़ें हो रही थी, पॉवर्टी एजिटिव रखी थी, अनएम्प्लॉयमेंट एजिटिव रखा था, उन सब चीज़ों से होता यह है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो इन ओबीसी सेक्शन का सपोर्ट लॉस कर देती है, इनका सपोर्ट खो देती है। और जबकि लार्जेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का, और जो इसका सपोर्ट खो देगा, लॉस कर देगा, आपको लगता है वो पार्टी ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी पॉलिटिक्स में? नहीं ना। इन तो फिर बात ही आती है कि इन सेक्शंस का सपोर्ट जा कहाँ रहा था। इन सेक्शंस का सपोर्ट आपको फर्स्ट टाइम जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी थी, जनता गवर्नमेंट, 18 मंथ्स उन्होंने कंप्लीट किए थे अपने, 18 मंथ से थोड़ा कम उन्होंने काम किया था, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कि क्या कैसे ये सेक्शन जो है पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ जा रहा था इसका सपोर्ट? जैसे जनता गवर्नमेंट हुई, बाद में जनता गवर्नमेंट से, मतलब जनता पार्टी से काफ़ी अलग जो है पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपकी हुई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, मैं लिख देती हूँ, जैसे आपकी हुई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, क्रांति दल, हुआ भारतीय क्रांति दल, है ना, एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इन लोगों ने सपोर्ट कहाँ से ड्राइव किया? इनको ओबीसी से सपोर्ट मिला, रूरल बेस बनाया इन्होंने, जो रूरल एरियाज में जो विलेज पर्सन होते हैं उधर से सपोर्ट इन्होंने गेन किया। अब देखिए, ओबीसीज को पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली मंडल कमीशन पर तो जाना होगा ब्रीफ स्टडी पे। ठीक है, अभी मैं इतना मंडल कमीशन को ब्रीफ लेवल पर नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आप मुझे कमेंट करना, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम मंडल कमीशन में जा रहे हैं कि देखिए होता ये है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि सबसे पहले किसने ओबीसीज की हेल्प करने की सोची, या किस स्टेट में सबसे पहले रिजर्वेशन से ओबीसीज की हेल्प हो सकती है ये किया? ये बिहार की स्टेट में हुआ था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हम जानते हैं मंडल कमीशन बनाया किस लिए गया था। मंडल कमीशन बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो ओबीसीज को देख सके कि क्या सच में ओबीसी सेक्शन को ज़रूरत है हेल्प की, रिफॉर्म्स की। तो मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट जब तक दे पाता है ना, तब तक जनता गवर्नमेंट चली जाती है। जनता गवर्नमेंट के टाइम पे बनता है मंडल कमीशन, अपना काम चालू करता है, लेकिन रिपोर्ट देने में थोड़ा मतलब लेट नहीं होता है, जनता गवर्नमेंट पहले चली जाती है, वो गलती होती है। तो
ये अपनी रिपोर्ट में दिखाता है कि हाँ, ये सेक्शन एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये बैकवर्ड बनता है। ज़रूरत है कि हम इस पर फोकस करें, ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, इस मतलब ओबीसी सेक्शन की हेल्प हो सकती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की हेल्प हो सकती है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड मतलब जो लैंडलेस हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, वो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं, झोपड़ी टाइप का लगा के, ठीक है। उनके पास लैंड नहीं है, वो माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों? इन द सर्च ऑफ वर्क, ठीक है, काम के तलाश में। गॉट इट। तो ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, तब तक लेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि रिजर्वेशन करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स इनके लिए, ओबीसी सेक्शन के लिए। और सेंट्रल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उन पर जो है सीट रिज़र्व करनी चाहिए इनके लिए। काफ़ी कुछ बोलते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। होता ये है, जब 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आती है, वहाँ ये बोलते हैं एटलीस्ट आप एक जो है कंप्लीट कीजिए। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो एक इनकी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने का सोचती है, वो कौन सी होती है? डैट इज़ सेंट्रल लेवल पर रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, ठीक है, ये होती है। मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया है, करवाया है अभी इधर। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में ही इसके बारे में डीपली पढ़ लिया था। गॉट इट। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल फॉलआउट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पॉलिटिकल फॉलआउट्स में हम वेमशेप के बारे में पढ़ेंगे। ये टर्म हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, डैट इज़ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसको वेमशेप बोलते हैं हम। ये 1978 में बनी थी, ठीक है। होता यह है कि आप इसको सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं कह सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड था, ठीक है। ये इसको बहुजन बोला गया। क्यों? क्योंकि इसने बहुजन पॉप देखिए मैं आपको समझाती हूँ। बहुजन बोला नहीं गया, इसको बहुजन के फेवर में बोला गया। वो कहते हैं ना मसीहा, बहुजन का मसीहा बोला गया, आप ये कह सकते हो। आई थिंक मसीहा ही कहते हैं, मैंने ये सॉन्ग में सुना है, ठीक है। मतलब बहुजन के जो फेवर में है ना, इनको माना जाता था। बहुजन से क्या मतलब है? बहुजन पॉपुलेशन से मतलब है। बहुजन एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉपुलेशन को जिसमें एससीज भी आएंगी, शेड्यूल कास्ट आएगी, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगी आपकी, ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लास आएंगी, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे सिख ले लो आप, चाहे जैनिज्म के लोग ले लो, ठीक है। मतलब जितनी भी माइनॉरिटीज़ आप जानते हो उन सभी को ले लीजिए, वो सभी इसमें आएंगी। ये उनके मतलब वो इसके प्रोटेक्शन में आएंगी। गॉट इट। अब देखिए यहीं से काफ़ी अदर पार्टीज़ भी फॉर्म हुई, जैसे आपकी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई। जी, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि पहली बार आपको ऐसी पार्टी देखने को मिल रही हैं जो कमाल कर रही हैं, वो भी किसके बेस पर? दलित पॉपुलेशन के बेस पर। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि जिस पार्टी को दलित सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो इतना तो कमाल नहीं कर पाई थी इलेक्टोरल फील्ड में, लेकिन हम देखेंगे बहुजन समाज पार्टी कितनी फेमस है, कितनी पॉपुलर थी, ठीक है। तो ये कमाल किसके अंडर में हो रहा था? कांशी राम के अंदर हो रहा था। एक लीडर थे जिन्होंने फॉर्मेशन की थी बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है। और ये दलित मतलब एक दलित के प्रोटेक्शन में इनका फेवर रहता था, उनको प्रोटेक्ट करते थे। अब देखिए इनको मोस्टली वोट कौन करते थे? दलित्स करते थे। किस एरिया के करते थे? पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के दलित सॉरी। देखिए जब तक ये जो पार्टीज थी ये साथ में थी, कि भाई सब साथ में, दलित भी हैं इसके अंदर, ठीक है, ओबीसीज भी हैं,
एससीज भी हैं, एसटीज भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, ठीक है। तब तक बहुत अच्छे से ये डेवलप हो रही थी, अपना विकास कर रही थी, बहुत अच्छी लेवल पे दिख रही थी, सभी का प्रोटेक्शन कर रही थी, सभी की डिमांड जो थी सभी की वो ऊपर रख रही थी। लेकिन होता क्या है, ये आपस में ही लड़ने लग गए। दलित एंड ओबीसीज ही एक दूसरे से कंपटीशन में हो गए और तब से ये थोड़ा नीचे चलना स्टार्ट हो गया, नीचे जाना स्टार्ट हो गया, वीकेन होना स्टार्ट हो गया। गॉट इट। देखिए, जो सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी वो ये की थी कि 27% जो है सीट्स रिजर्व होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंड गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इन तीनों टर्म्स को हम इस बुक में पहले ही मतलब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब इसके अंदर पढ़ते हैं। गॉट इट। इसमें टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं जो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। हम रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी भी हद तक जा सकती हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। मीन्स अगर उन्हें दिखना है, ठीक है, तो वो कम्युनिटीज़ को यूज़ कर सकती हैं। दो कम्युनिटीज़ यूज़ कर ली उन्होंने। सेकुलरिज्म मीन्स कोई रिलीजन यूज़ कर लिया, कोई कल्चरल यूज़ कर लिया। डेमोक्रेसी को यूज़ कर लिया। डेमोक्रेसी को कैसे यूज़ किया, देखिए मैं बताती हूँ। इसी बुक में हमने पढ़ा था, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, वो डेमोक्रेसी को ख़राब कर रही है। तो जो अपोनेंट पार्टीज़ ने क्या स्लोगन निकाला उसके अगेंस्ट में, सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ कर सकती है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तीनों टॉपिक्स को, तीनों टर्म्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। ये उनके लिए वेपन्स होते हैं एक टाइप से, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, हिंदूज को मोबिलाइज करने के लिए, हिंदूज को एकत्र करने के लिए, हिंदूज को यूनाइट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसके ऑरिजिनेटर कौन है, मीन्स लीडर कौन है, वो थे वीरी सावरकर, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट को अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में ऐड कर सको तो इससे आपकी आंसर राइटिंग इन्हांस होगी, अच्छी दिखेगी। और मुझे लगता है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर काम करते हो तो आपको खुद भी नहीं पता कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देती है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इससे आपकी जो कॉपी होती है ना, जो एग्ज़ाम कॉपी होती है, वो खुद यूनिक देखती है, ठीक है। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर कोई सिलेबस कंप्लीट करके जाता है। तो यूनिक चीज़ क्या हुई जिससे वो जो एग्ज़ामिनर है वो आपको चूज़ करे, आपको सेलेक्ट करे। कोई यूनिक होना चाहिए ना, कुछ तो यूनिक चीज़ दिखाओगे आप। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसे स्टेटमेंट पे फोकस किया करिए, इससे आपकी आंसर राइटिंग इन्हांस होती है। तो स्टेटमेंट क्या है, वीरी सावरकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी लोग इंडियन नेशन में रह रहे हैं उनको सिर्फ इंडिया को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो उनका फादरलैंड है, जबकि ऐसे एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो होली लैंड भी है उनका। होली लैंड से मेरा मतलब है बहुत जो सैक्रेड लैंड होता है ना, पवित्र भूमि जिसको मानते हैं वो, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं कि इंडिया एज देयर फादरलैंड पितृभू, बट ऑल्सो एज देयर होली लैंड पुण्यभू। गॉट इट। अब देखिए कैसे यूज किया बीजेपी ने, वो हम देखेंगे। तो बीजेपी ने दो टाइम पर यूज किया हिंदुत्व को। पहला क्या, 1986 में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला केस क्या था, शाहबानो केस इन 1985। इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, जो शाहबानो थी 1985 की बात कर रही हूँ, ये 62 ईयर्स की थी, काफ़ी ओल्ड थी। ये डाइवोर्स लेडी थी, ये डाइवोर्स वुमेन थी, इनका डाइवोर्स हो चुका था। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाती है, बोलती है मुझे अपने फॉर्मर हस्बैंड से, अपने पहले हस्बैंड से मेंटेनेंस पैसे चाहिए, मेंटेनेंस मनी चाहिए,
ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में कर देती है केस, हाँ ठीक है मिलने चाहिए, सही कह रही हो आप। लेकिन लेकिन होता क्या है, मुस्लिम जो होते हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं कि जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ होते हैं उनके अगेंस्ट में दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो काम किया है ये उस लॉ जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ होते हैं उनके अगेंस्ट है ये चीज़। ठीक है, हमारी कम्युनिटी के खुद के कुछ लॉज होते हैं जिनको आप मतलब जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ये गलत किया है। तो होता यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है आपकी, वो एक एक्ट जो है पास करती है, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। ठीक है, इसको पास करती है और इसके पास होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो साहबानों के फेवर में अपना ऑर्डर दिया था वो नल हो जाता है। नल मीन्स इग्नोर, नेग्लेक्टेड, कि कोई ऑर्डर दिया भी गया था या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका विरोध बीजेपी करती है, इसका यूज़ करती है। कांग्रेस पार्टी पे मतलब होता है ना, ठीक है ये बताओ ये क्या है, मतलब अपनी मतलब इस चीज़ का विरोध करती है कि आपने अपने ऑर्डर ही चेंज कर लिए, आपने पहले ये ऑर्डर दिया था बाद में ये, तो वो हिंदुत्व का यूज़ यहाँ करती है फिर कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम्स के फेवर में काम किया है, हिंदुत्व के में नहीं करती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें भी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई कराना बहुत ईजी था, कराती आई हैं वो। ठीक है, सेकेंड था अयोध्या डिस्प्यूट, जिसको बीजेपी ने यूज़ किया था। वो देखते हैं क्या होता है। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986 की बात है। वहाँ की जो कोर्ट है वो बोलती है कि बाबरी मस्जिद को अनलॉक कर दिया जाए ताकि जिस एरिया को हिंदू सेक्रेड मानते हैं, अपना मानते हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी प्रेयर ऑफर कर सकें, प्रेयर कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। ठीक है, थोड़ी स्टोरी जानते हैं, जिस स्टोरी को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 16वीं सेंचुरी का मॉस्क्यू है बाबरी मस्जिद अयोध्या में। इसको बनाया मीर बाकी ने था। मीर बाकी जनरल था मुगल एम्परर बाबर का। ठीक है, लेकिन हिंदूज का बिलीव ये है कि टेम्पल का डिमोलाइज करके, डिस्ट्रॉय करके, जो कि लॉर्ड राम का था, जो कि उनकी बर्थ प्लेस मानी जाती है, वहाँ पे बना हुआ था, उसको जो है मीर बाकी ने डिस्ट्रॉय किया था। तब जाके उसने मस्जिद बनाया था जिसका नाम बाबरी मस्जिद है, जो कि गलत है। ठीक है, कि टेम्पल को बना के एक मॉस्क्यू बनाया गया था। हिंदूज का बिलीव ये था। लेट 1940 इसमें क्या होता है कि जो मस्जिद है वो वायलेंट का एक जगह बन गई, कि हिंसा होने की एक जगह बन गई, इसलिए उसको लॉक कर दिया गया। ठीक है, जब इसको लॉक किया गया, क्यों किया गया था, ताकि वायलेशन रोक सके दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में होने से। होता यह है कि बीजेपी इसी इशू को यूज़ करती है और क्या करती है, वो एक मार्च निकालती है, मैसिव मार्च, एक यात्रा करती है बहुत सारी पॉपुलेशन के साथ में, जिस यात्रा को उसने रथ यात्रा का नाम दिया है। वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, सोमनाथ जो गुजरात में है, यूपी अयोध्या तक वो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की वो उसकी रथ यात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम पढ़ते हैं, इसमें ही हमारा सब टॉपिक है, डैट इज़ डीमोलाइजेशन एंड आफ्टर, मीन्स डिस्ट्रॉय, और फिर कैसे विनाश हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, देखते हैं। देखिए 1992 दिसंबर की बात हो रही है। जितने भी फेवर में थे राम मंदिर बनने के, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कर सेवा स्टार्ट कर रहे हैं। वॉलंटरी मीन्स स्वयं इच्छुक, मतलब स्वयं से आप जो भी अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहता है, ठीक है, वो कर सेवा में जुड़ सकता है। टू बिल्डिंग द राम टेम्पल, उसको कर सेवा बोला जाना है, मतलब कर सेवा उसका नाम रख दिया गया, ये टर्म उसको दिया गया। ठीक है, होता ये है 6 दिसंबर 1992 में
और लोग जो हैं आसपास से आते हैं, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन आती है अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को, और जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाता है और इससे हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। फरवरी मार्च 2002 की बात करें हम, तो गुजरात में भी एक बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही बड़े लेवल पर एक वायलेंट हुआ था। देखते हैं कैसे हुआ था। देखिए, एक स्टेशन है गुजरात में, डैट इज गोधरा। 2002 की बात कर रहे हैं। तो एक बुग्गी थी एक, जो कि अयोध्या से जा रही थी। उसमें का जो कर सेवक थे वो भरे हुए थे पूरे, ठीक है। तो वो जो बुग्गी है उसमें आग लगा दी जाती है, जितने भी कर सेवक हैं उनको जला दिया जाता है। अब हिंदूज को लगा, हिंदूज के अंदर ये शंका थी कि ये किसने किया है, ये मुस्लिम्स ने किया है। और फिर वहाँ पे दंगे होना स्टार्ट हो जाता है, वायलेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस लड़ाई में 1100 लोग मरे थे। कितने? 1100 पर्सन इसमें डेथ हुई थी उनकी। मोस्टली मुस्लिम्स थे। क्यों? क्योंकि ये शंका थी कि मुस्लिम्स ने वो बुग्गी जलाई है। और इसके लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था आपका, वो गुजरात की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कि आप अपनी स्टेट में इतना बड़ा वायलेंट होने से नहीं रोक पाए, ठीक है। और इसके लिए बीजेपी को भी जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। एमरजेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस, एक नई सहमति का उद्भव होना, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब ये है। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि 1989 से क्या हो रहा था कि बीजेपी ऊपर जा रही है, कांग्रेस नीचे जा रही है। दिस इज बीजेपी एंड दिस इज कांग्रेस, ठीक। लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2004 में। कांग्रेस पार्टी को इतना बिलीव हो गया था कि मैं अकेले नहीं जीत पाऊंगी अब, इसलिए वो खुद कॉलिजन में आ गई, बहुत बड़े कॉलिजन में। और कॉलिजन में आ गई तो वो जीत गई। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनता है। इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? खुद कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। और एनडीए डिफीट हो जाती है। गॉट इट? ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम में सिर्फ आपको 4 टाइप्स की पार्टीज देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, बीजेपी ने किसी और के साथ कॉलिजन कर लिया, बीजेपी एंड इट्स एलीज, ठीक। सेकंड, कांग्रेस एंड इट्स एलीज। थर्ड, जो अदर रीजनल पार्टीज थी वो। फोर्थ, जो आपकी लेफ्ट फ्रंट पार्टी है वो, ठीक। सिर्फ उस टाइम पे 4 ही पार्टी देखने को मिल रही थी। बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। बीजेपी और कांग्रेस की एलीज में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। ग्रोइंग कंसेंसस, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पॉलिटिक्स में, तो लोगों ने उन चीज़ों पर भी सहमति प्रकट की, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन ने उन चीज़ों पर भी अपनी एक्सेप्टेंस दी, उन चीज़ों पर भी अपनी सहमति दी जिसको लेकर वो पहले लड़ाई कर रहे थे, जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। क्या क्या थी वो? तो देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर एग्रीमेंट, कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो राजीव गांधी जी ने चलाई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो राजीव गांधी जी 1991 में लेके आए थे, उस टाइम पर उसको क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन अब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि यस, ये कंट्री को प्रॉस्पेरिटी तक लेके जाएगी, ये कंट्री का डेवलपमेंट करेगी। सेकंड, कि जो क्लेम किया जा रहा है ओबीसीज का, कि इनके लिए हमें लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए, इनके लिए हमें जॉब रिजर्व करनी चाहिए, इनके लिए हमें सीट रिजर्व करनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यस, ये सही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। अगर हम इस पर ही फोकस नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी डेवलप भी नहीं होगी, प्रॉस्पेरेसी नहीं होगी। तो इस पर भी सहमति लोगों की हो गई। जबकि हमने देखा कि मंडल इशू हुआ था, अपोनेंट्स एंड फेवर्स में लड़ाई हुई थी, लेकिन अब सहमति थी। तीसरी चीज जिसमें सहमति हमको देखने को मिली वो थी कि स्टेट लेवल की पार्टीज भी या रीजनल लोकल पार्टीज भी जो है सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस लड़ सकती थी। फोर्थ जो देखने को मिला वो था
जो नेहरू जी ने या काफ़ी अदर लीडर्स ने, काफ़ी लोगों ने जो सपना देखा था, पब्लिक ने भी देखा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, वो देखने को मिला कि काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं हम। वो कैसे कि अपने मतलब हमने देखा कि पार्टीज चाहे कितनी भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो सामने आ रही हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही हैं। नो मैटर वो उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, वो एक साथ आई। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या यूनिटी विद डाइवर्सिटी देखने को मिली। अच्छा ठीक है, आप इससे नहीं समझो तो इससे भी समझ सकते हो कि हमने पॉपुलर मूवमेंट्स जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले से पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे पब्लिक जो है वो सेम आ रही है, जबकि उनका किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, ठीक है, कोई भाषा अलग बोलता है, किसी का धर्म अलग है, फिर भी वो साथ आ रहे हैं। क्यों? क्यों अपने एक ही आंदोलन में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी डिमांड फुलफिल करानी है। तो कहीं ना कहीं हद तक हम ये बोल सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी सक्सेसफुल हुआ है। सो हेयर इज़ योर चैप्टर। आई होप कि मैं सक्सेसफुल हुई हूँ इसको समझाने में। If you find any problem, then please comment me. I promise you, I will definitely reply you. Uh, Thank you. Have a nice day.